नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वी टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है बिहार से। दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, 4 जनवरी के बाद विधानसभा चुनाव में जीते हुए 27 विधायकों की बढ़ सकती है मुश्किलें। क्या कुछ है पूरा मामला बताते चले दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कम अंतर से जीते विधायकों की परेशानियां बढ़ने वाली हैं। दरअसल पराजित प्रत्याशियों ने पटना हाई कोर्ट में दस्तक दे दी है, मामला दर्ज हो चुका है, न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुति और लिस्टिंग भी हो चुकी है। आगामी 4 जनवरी 2021 को अदालत खुलने के बाद सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। आपको बता दें कि मुकदमा दर्ज करवाने वाले 8 प्रत्याशी आरजेडी के हैं, जबकि 6 प्रत्याशी कांग्रेस के हैं। तो वहीं 5 निर्दलियों को भी विधायकों की जीत पर आपत्ति है। ये यहाँ पर दोस्तों बड़ी खबर बिहार से सामने निकल के आई है। 4 जनवरी के बाद विधानसभा में जीते हुए 27 विधायकों की बढ़ सकती है मुश्किलें। इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने निकल के आ रही है दोस्तों। आरटीआई ने खोली मोदी सरकार की पोल, किसानों की सलाह के बगैर सरकार ने लागू किए नए कृषि कानून। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, मोदी सरकार के द्वारा किया गया एक और दावा गलत पाया गया है। अब पता चला है कि सरकार ने नए कृषि कानूनों को लागू करने से पहले किसानों की सलाह नहीं ली थी। इस बात का खुलासा एनडीटीवी के द्वारा दायर की गई एक आरटीआई से हुआ है। इससे पहले सरकार दावा करती आई है कि उसने कृषि कानून लाने से पहले किसानों के साथ बातचीत की थी। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, एनडीटीवी के द्वारा दायर की गई आरटीआई में कृषि मंत्रालय से पूछा गया था कि क्या कानून लागू करने से पहले किसानों से सलाह ली गई थी। इस पर आरटीआई में पूछा गया था कि सरकार ने कितनी बार किसानों से सुझाव लिए थे। आरटीआई में किसानों से ली गई सलाह और मीटिंग को लेकर के विस्तृत जानकारी की मांग की गई थी, जिसके जवाब में मोदी सरकार ने कहा है कि उसके पास किसानों से ली गई सलाह का कोई भी रिकॉर्ड नहीं मौजूद है। तो वहीं अब आरटीआई से हुए इस खुलासे के बाद ये तो साबित हो गया है कि सरकार किसानों से परामर्श को लेकर के जो दावे कर रही थी वो सही बिल्कुल भी नहीं थे। मोदी सरकार के पास इसके कोई आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इस खुलासे के सामने आने के बाद सवाल उठता है कि क्या सरकार इस तरह के दावों से देश को गुमराह करने की कोशिश कर रही थी। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि आरटीआई ने खोल दी है मोदी सरकार की पोल। तो वहीं एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों, जान लेते हैं। किसान आंदोलन के बीच हरियाणा के स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी को लगा है बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, करीब 1 महीने से भी ज्यादा समय से दिल्ली सीमाओं के नजदीक कृषि कानूनों पर हजारों की तादाद में एकजुट होकर के किसानों की तरफ से किए जा रहे प्रदर्शन के बीच सत्ताधारी बीजेपी और जेजेपी गठबंधन को पड़ोसी हरियाणा के नगर निगम चुनावों में बड़ा झटका लगा है। सत्ताधारी गठबंधन को सोनीपत और अंबाला में मेयर पद से हाथ धोना पड़ा है। राज्य चुनावों के साल भर बाद इस चुनाव को प्रतिष्ठा की लड़ाई मानी जा रही थी। तो वहीं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी इस स्थानीय निकाय चुनाव में अपने ही गढ़ हिसार के उकलाना और रेवाड़ी के धारूहेरा में चुनाव हार गई है। कांग्रेस ने 14,000 वोटों के अंतर से सोनीपत में जीत दर्ज की है। निखिल मदान सोनीपत के पहले मेयर होंगे। विपक्षी कांग्रेस ने दावा किया है कि नए कृषि कानूनों के विरोध में लोगों के गुस्से के चलते बीजेपी की यह बुरी हार हुई है। देख सकते हैं दोस्तों, हरियाणा के अंदर किसानों के गुस्से के आगे यहां पर बीजेपी का सोपड़ा ही साफ हो चुका है स्थानीय निकाय चुनावों में। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। 104 पूर्व आईएएस अधिकारियों ने यूपी को बताया हेट पॉलिटिक्स का केंद्र। कहा सरकारी संस्थाएं भी सांप्रदायिक जहर में डूब गई हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, योगी सरकार के द्वारा बनाया गया विवादास्पद धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश उत्तर प्रदेश के लिए संकट सा बन गया है। इस अध्यादेश की वजह से राज्य में नफरत और कट्टरता को लगातार बढ़ावा मिल रहा है। ये बात 100 से अधिक पूर्व नौकरशाहों ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखकर के कही है। पत्र लिखने वालों में पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन, पूर्व विदेश सचिव निरुपमा राव, प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार टीके नायर भी शामिल हैं।
आप लोगों को बताते चलें 104 नौकरशाहों के हस्ताक्षर वाले इस पत्र में लिखा है कि एक समय गंगा जमुनी तहजीब का पोषक रहा उत्तर प्रदेश अब नफरत भेदभाव कट्टरता की राजनीति का केंद्र सा बन गया है। ऐसा विवादास्पद धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश के चलते हुआ है, इसलिए इसे तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाना चाहिए। पत्र में लिखा है कि ये कानून अल्पसंख्यकों को परेशान करने की बड़ी साजिश है। इसमें आगे कहा गया है कि मुस्लिम पुरुष हिंदू महिलाओं से शादी कर उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव डालते हैं, लेकिन ये केवल मनगढ़ंत बातें हैं। ये एक तरह का अत्याचार है जो युवाओं के खिलाफ किया जा रहा है योगी सरकार की तरफ से। पूर्व नौकरशाहों ने पत्र में आरोप लगाते हुए कहा है कि यूपी में सरकारी संस्थाएं सांप्रदायिक जहर में पूरी तरीके से डूब गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित सभी नेताओं और मंत्रियों ने जिस संविधान की शपथ खाई है उसके प्रावधानों को लेकर उन्हें खुद को फिर से शिक्षित करने की बहुत जरूरत है। तो वहीं दोस्तों पत्र में पूर्व नौकरशाहों ने धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश को पूरी तरह से गैर कानूनी बताया है। पूर्व अधिकारियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट सहित कई कोर्ट्स का जिक्र यहां पर किया है जहां संविधान के तहत किसी को भी अपना पार्टनर चुनने की आजादी के अधिकार की बात कही गई है। तो वहीं पत्र में आगे कहा गया है कि इसके बावजूद भी यूपी में उसी संविधान को कमजोर और नजरअंदाज लगातार किया जा रहा है। ये यहाँ पर दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आई है जहां पर 104 पूर्व आईएएस अधिकारियों ने योगी सरकार के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा और उत्तर प्रदेश को बताया है हेट पॉलिटिक्स का केंद्र। तो वहीं दोस्तों आइए एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। दिल्ली मेट्रो के अंदर किसानों ने लगाए नारे, बोले मोदी खट्टर मुर्दाबाद, किसान विरोधी कानून वापस लो। आप लोगों को दोस्तों बताते चले हरियाणा और दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर चल रहा किसान आंदोलन धीरे धीरे विराट रूप लेता जा रहा है। उत्तर भारत में भारी तादाद में लोग किसान आंदोलन से जुड़ रहे हैं। कई लोग जहां आंदोलन में शामिल होकर के प्रदर्शनकारियों का हौसला बढ़ा रहे हैं, तो वहीं सोशल मीडिया पर भी लोग किसानों के समर्थन में भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध जाहिर कर रहे हैं। इसी कड़ी में आप लोगों को बताते चले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है काफी तेजी से, जिसमें देखा जा सकता है कि दिल्ली मेट्रो में किसानों के समर्थन में नारेबाजी की गई है। एक यूजर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा है कि पंजाब और हरियाणा से सैकड़ों किसानों ने दिल्ली मेट्रो की ग्रीन लाइन कोच में मोदी सरकार और खट्टर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। ट्विटर पर वायरल हो रही वीडियो में देखा जा सकता है कि मेट्रो में सफर कर रहे लोगों के बीच किसानों ने किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। इसके साथ ही मोदी सरकार और खट्टर सरकार मुर्दाबाद की नारेबाजी भी की गई है। मेट्रो के अंदर किसानों ने इस दौरान सरकार से अपना हक मांगते हुए कहा कि सट्टा हक इत्थे रख। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं बड़ी खबर सामने निकल के आई है। किसानों का आंदोलन दिन पर दिन अब तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में किसानों ने दिल्ली मेट्रो के अंदर लगाए हैं मोदी सरकार के खिलाफ नारे। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है दोस्तों। तो बिहार में गिर जाएगी नीतीश सरकार, आरजेडी में शामिल होंगे 17 जेडीयू के विधायक। आरजेडी नेता के दावे से बिहार की सियासत में मची है खलबली। आप लोगों को दोस्तों बताते चले आरजेडी के नेता श्याम रजक के दावे से बिहार की राजनीति में खलबली सी मच गई है। उन्होंने दावा किया है कि जेडीयू के 17 विधायक बिहार में नीतीश कुमार की सरकार गिराना चाहते हैं। श्याम रजक के मुताबिक यह विधायक जल्द ही आरजेडी का दामन थाम लेंगे। आप लोगों को बताते चले आरजेडी के नेता और पूर्व मंत्री श्याम रजक ने कहा है कि जेडीयू के 17 विधायक उनके जरिए आरजेडी के संपर्क में हैं। श्याम रजक के दावे के मुताबिक जेडीयू के यह विधायक बीजेपी की कार्यशैली से बेहद ही नाराज हैं। यही वजह है कि वह जेडीयू छोड़ करके आरजेडी में शामिल होना चाहते हैं। आप लोगों को बताते चले श्याम रजक ने यह भी कहा है कि जेडीयू के यह 17 विधायक जल्द से जल्द आरजेडी में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन उन्हें फिलहाल रोका गया है। श्याम रजक से जब यह पूछा गया कि आखिर इन विधायकों को क्यों रोका गया है, तो इस पर उन्होंने कहा है कि अगर यह विधायक आरजेडी में शामिल होते हैं तो दल बदल कानून के तहत इनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। श्याम रजक ने आगे कहा है कि अगर दल बदल कानून के तहत जेडीयू के 25 से 26 विधायक पार्टी छोड़कर आरजेडी में शामिल होंगे तो ही उनकी सदस्यता पर आंच नहीं आएगी। श्याम रजक ने आगे कहा है कि उन्हें इस बात का इंतजार है कि जेडीयू के कुछ और विधायक पार्टी छोड़ने का मन बनाएंगे और आरजेडी में शामिल होंगे। श्याम रजक ने कहा है कि पूरे मामले पर उनकी पैनी नजर है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि बड़ा दावा किया है आरजेडी के दिग्गज नेता श्याम रजक ने, जिसके बाद बिहार में मच गई है खलबली। तो वहीं एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। वायुसेना प्रमुख ने किया है बड़ा खुलासा, कहा लद्दाख में चीन ने तैनात कर दी है भारी सेना,
घातक मिसाइलें भी पहुंची। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, भारतीय वायुसेना प्रमुख भदौरिया ने कहा है कि पड़ोसी देश चीन ने लद्दाख में LAC के पास अपनी पूरी क्षमता के साथ विमानों की तैनाती की है, जिससे कि वह अपने सैनिकों की मदद कर सके। इस मौके पर वायुसेना प्रमुख ने कहा है कि चीन के इरादों को समझना सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा है कि चीन का कुछ भी गेम प्लान हो सकता है, जिसके लिए भारत को तैयार रहना चाहिए। यहां तक कि चीन और पाकिस्तान की मिलीजुली साजिश के लिए भी देश को पूरी तरीके से तैयार रहना ही होगा। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि बड़ा बयान सामने निकल के आया है वायुसेना प्रमुख की तरफ से। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। हाथ में टैगोर की तस्वीर लेकर के ममता बनर्जी ने किया है 4 किलोमीटर पैदल मार्च। जिस गायक के घर अमित शाह ने खाया था खाना, उसे भी मंच पर बुलाया। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पश्चिम बंगाल में जिस जगह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया था, ठीक उसी जगह सीएम ममता बनर्जी ने पैदल मार्च करते हुए शक्ति प्रदर्शन किया है। अपने हाथों में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर थामे ममता बनर्जी चलती दिखी। यही नहीं, 20 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह की मेजबानी करने वाले गायक वासुदेव दास को भी सीएम ममता बनर्जी ने मंच पर बुलाया। खास बात यह है कि इस मौके पर बंगाल की संस्कृति को एक जगह समाहित करने की कोशिश भी सीएम ममता बनर्जी ने की है। कहीं ना कहीं ममता बीजेपी को संदेश देना चाहती है कि ममता के गढ़ में टीएमसी से टकराना बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं रहने वाला है। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, राहुल गांधी का 5 बड़े वादों से पीएम मोदी पर जोरदार हमला। बोले, मोदी जी के लंबे असत्याग्रह इतिहास के चलते किसानों को उन पर भरोसा नहीं है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से किसानों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के द्वारा किए गए 5 बड़े वादे यहां पर गिनवाए हैं। उन्होंने पीएम मोदी के द्वारा किए गए वादों को गिनवाते हुए कहा है कि पीएम मोदी के द्वारा किए गए लंबे असत्याग्रह के चलते किसानों को उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि हर बैंक खाते में 15 लाख और हर साल 2 करोड़ नौकरियां। मुझे 50 दिन का समय दीजिए, बाकी हम 21 दिनों में कोरोना के खिलाफ युद्ध जीतेंगे। ना तो हमारी सीमा में किसी ने घुसपैठ की है और ना ही किसी पोस्ट पर कब्जा किया है। मोदी जी के लंबे असत्याग्रह के इतिहास की वजह से किसान उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, राहुल गांधी ने घेरा है प्रधानमंत्री मोदी को। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चले, जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को लेकर के भाजपा को दी है यह कड़ी चेतावनी। तो बिहार की सियासत में आ गया भूचाल। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, अरुणाचल प्रदेश में भाजपा के द्वारा जेडीयू के 7 विधायकों में 6 को तोड़कर अपनी पार्टी में मिला लिया गया है। इस मामले का असर उसी समय से बिहार की सियासत पर जम करके देखने को मिल रहा है। अरुणाचल प्रदेश की सियासी घटना को लेकर के बिहार के पूर्व सीएम एवं हम अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर गहरी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अरुणाचल प्रदेश में जो कुछ भी हुआ है वह एक स्वच्छ राजनीति का तकाजा नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में बीजेपी नेतृत्व से अनुरोध किया है कि ऐसी गलती दोबारा ना होने पाए और इसका ख्याल रखें। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो आप लोगों ने UNVTV पर जानी है। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सके। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।